हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गत वर्षों से प्रदेश सरकार माह जुलाई को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में मना रही है। उसी क्रम में सन 2021 की जुलाई माह को भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न संचारी रोग, उनसे कैसे बचें, उनके लक्षण क्या हैं और उनका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज जो बीमारी हम लेने जा रहे हैं वो है डेंगू बुखार। तो बच्चों, इनसे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं इस बीमारी से कि हर वर्ष ये जो बीमारी है बहुत सारी जानें लेकर जाती है। तो डेंगू है क्या बच्चों? डेंगू एक फ्लू जैसी बीमारी, जैसे फ्लू होता है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसी टाइप से ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के कारण फैलती है। अब ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब किसी डेंगू पीड़ित व्यक्ति का रुधिर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको डेंगू हुआ है, उसको जब एडीज एजिप्टाई प्रजाति की मच्छर काटती है, तब वो विषाणु, यानी कि वो डेंगू वाला विषाणु उस मच्छर के जरिए जब वो मच्छर किसी हेल्दी बॉडी को काटता है, यानी कि शरीर स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तब वो बीमारी उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। यानी कि जो डेंगू है वो होता है डेंगू विषाणु के द्वारा और मच्छर उसको फैलाने का जरिया बनता है, यानी कि क्या है, मच्छर उसका वेक्टर हो गया। और इस मच्छर की खास बात ये होती है कि इस मच्छर का शरीर जो होता है उस पर चीते की समान धारियाँ होती हैं, इसलिए हम इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। यानी कि एडीज एजिप्टाई के द्वारा डेंगू फैलता है, इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। भारत हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गई, दक्षिणी चीन है, ताइवान है, मैक्सिको है और जो मध्य अमेरिका है, इन जैसे कई उष्णकटिबंधीय और पोषणकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये बुखार हर साल होता है और इसका डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर लगभग 2.5% तक होती है। और डेंगू जैसे ही बरसात का मौसम आता है, डेंगू काफ़ी तेज़ी से पनपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो समय होता है बरसात और बरसात के तुरंत बाद के जो माह, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होता है, ये समय मच्छरों के प्रजनन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इस वजह से इस समय ही इनका संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। अब जुलाई चल रहा है, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डेंगू की चपेट में काफ़ी लोग आ रहे हैं और डेंगू की चपेट में आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर हम अमल में ले आएँ तो निश्चित रूप से हम इससे खुद को बचा सकते हैं और अपने आस पड़ोस को बचा सकते हैं। अब आखिर ये सावधानियाँ क्या हैं? और निश्चित रूप से यदि हम इन सावधानियों को बरतेंगे तो इस रोग से लड़ना और इससे बचना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं हम इन उपायों पे कि कौन कौन से उपाय अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जैसे ही डेंगू के लक्षण आए, यानी कि बुखार है, तेज़ सिर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और शरीर पर रेड कलर के यानी कि लाल रंग के चकत्ते पड़ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, ऐसे में तुरंत जो नज़दीकी डॉक्टर है उससे हमको संपर्क स्थापित करना चाहिए और उसके परामर्श के हिसाब से हमें अपनी इलाज करानी चाहिए। और यदि हम इसमें लापरवाही करेंगे तो ये लापरवाही काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है और हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जिन बर्तनों में पानी को स्टोर करते हैं, चाहे वो वाटर टैंक हो, ड्रम हो, बाल्टी हो, भगोने हो या जिस भी बर्तन में हम पानी को इकट्ठा करते हैं, उस पानी को ढकने की निश्चित रूप से हमें व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि उसको हमें ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा तेज़ गर्मी से बचने के लिए हम कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर में भी पानी को जमा रहने देने से रोकना चाहिए, यानी कि उसके भी हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वॉश बेसिन हो गई, सिंक हो गई, नालियाँ हो गई और इसके अलावा वो स्थान जहाँ पर हम धुलाई सफाई का काम करते हैं, उनकी भी नियमित साफ़ सफाई रखनी चाहिए और उन्हें सूखा रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी जमा होगा तो वो जमा पानी भी मच्छरों के लिए प्रजनन का केंद्र बन जाएगा। कई दिनों तक किसी भी बर्तन में पानी को भरकर नहीं रखा देना चाहिए। कई बार होता है, हम लोग पढ़ते समय पानी लेकर बैठ गए पीने के लिए, 1-2 घूंट पिया, उसके बाद वो बर्तन ऐसे ही रख देते हैं। फिर क्या होता है, भूलवश वो कई दिनों तक वो पानी रखा रहता है। वो जो साफ़ पानी होता है वो भी एडीज मच्छर के पनपने का बहुत बढ़िया स्थान बनता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पानी को बदलते रहना चाहिए या उसको हमें फेंक देना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, खराब पड़ी वस्तुओं को हम छत पर या कहीं खुले में ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे टायर्स हो गए, नारियल के खोल, यानी कि जो नारियल हम लोग खाते हैं उसको जो शेल्स होते हैं, उसके कवर होते हैं, वो हो गए, खाली बोतलें हो गई, खाली डिब्बे हो गए। इनमें क्या होता है, इनमें बरसात का पानी जमा होता है और जमा हुआ ये पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छा स्थान बनता है, इसलिए इनको भी हमें समुचित रूप से नष्ट करने की व्यवस्था करनी चाहिए या तो इन्हें फेंक देना चाहिए। कुल मिला के इनको मच्छर का
प्रजनन केंद्र बनाने से हमें रोकना चाहिए। छत हो गए, छज्जे हो गए, यहाँ पर भी पानी को जमा रहने से और भरने से बचाना चाहिए कि ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर पानी जमा न रह सके। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो डेंगू का मच्छर होता है दिन के समय में काटता है और ख़ास बात ये है कि ये बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है और पनपता कहाँ पर, ये पनपता है नमी वाले स्थानों पर। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें दिन के समय में नमी वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए और पूरे शरीर को ढकने वाले यानी कि पूरी बाजू और पूरे पैरों को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छर भगाने की कई सी क्रीम्स आती हैं, अगरबत्ती हो गई, कॉइल हो गए, मॉस्किटो पैचेस आते हैं और मॉस्किटो रोलॉन्स आते हैं। इनके इस्तेमाल से भी हम स्वयं को मच्छरों से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो रुकी हुई नालियाँ होती हैं जहाँ पर पानी जमा रहता है, उनको भी हमें रोकने का समुचित व्यवस्था करना चाहिए और यदि किसी कारण से पानी जो उसका रुका हुआ है उसको हम रोक नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन नालियों में हमें केरोसिन या पेट्रोल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, मच्छर की जो लार्वी हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी और इस कारण से वो मर जाएंगी। इसके अलावा अपने घरों में हम यथासंभव खिड़की और दरवाजों पर जालियां लगवा सकते हैं और जालियां भी क्या करती हैं, मच्छरों को घर में प्रवेश से रोकती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों एक मछली आती है, गम्बूसिया फिश बोलते हैं, ये भी मॉस्किटो के लार्वे को नष्ट करती है। तो जहाँ कहीं पानी जमा हो तो वहाँ पर अगर हम गम्बूसिया फिश डाल दें तो वो भी इन मच्छर के लार्वे को खाकर नष्ट कर जाती है। ये जो डेंगू की बीमारी है इसके शरीर में फैलने की मियाद 3 से 10 दिन तक है, यानी कि आज अगर हमें किसी संक्रमित मच्छर ने काटा तो इसके लक्षण हमें तुरंत नहीं आएगा। इसके लक्षण आने में हमें 3 से 10 दिन का समय लग सकता है और ये कहलाता है इसका विंडो पीरियड, यानी कि हमें संक्रमण हुआ और संक्रमण के लक्षण आने के बीच का जो समय होता है ये कहलाता है विंडो पीरियड। जो अलग अलग बीमारी में ये विंडो पीरियड अलग अलग होता है। लक्षण कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमें डेंगू हुआ है, तो इसके लक्षण हैं सिर में दर्द, तेज बुखार, हड्डी जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते, ये सब लक्षण डेंगू के संक्रमण को दर्शाते हैं, यानी कि ये इशारा करते हैं कि आपको डेंगू है। इसलिए इन लक्षणों के देखते ही तुरंत हमें नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और जैसा कि मैंने अभी बताया कि काटे जाने के लगभग 3 से 10 दिनों के अंदर मरीज में ये लक्षण दिखते हैं और यदि हम इलाज में लापरवाही करेंगे तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से गिरने लगती हैं और ये घटती हुई जो प्लेटलेट होती हैं ये जीवन के लिए संकट भी हो सकती हैं। इसलिए हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत इलाज कराना चाहिए। अब अभी मैंने जिक्र किया प्लेटलेट का, तो स्टूडेंट्स आखिर ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं? तो आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो रुधिर होता है, रुधिर के 2 भाग होते हैं, एक होता है रुधिर प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। नंबर 1 आरबीसीज यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसीज यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। तो डेंगू के फीवर में क्या होता है, यही प्लेटलेट गिर जाती है, यानी कि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। आमतौर पे ये जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट पाई जाती हैं और जब कभी भी डेंगू का संक्रमण होता है तो इनकी संख्या तेज़ी से गिरने लगती है और यदि इन प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से कम हो जाए तो ये जानलेवा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्लेटलेट क्या करती हैं, ये रुधिर का थक्का बनाकर ब्लड को अत्यधिक बह जाने से रोकती हैं और जब इनकी संख्या में कमी आ जाएगी तो यदि कहीं रक्त का स्राव हो रहा है तो उसका थक्का न बन पाने की वजह से अति रक्तस्राव से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और बच्चों में इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की उनकी जो क्षमता होती है वो वयस्कों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वे खुले में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनके प्रति सचेत रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि मतलब डेंगू हो गया है तो हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं कि डेंगू होने के बाद भी उन उपायों को अपनाकर हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जैसे अगर किसी मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका हम घर पर भी निश्चित रूप से इलाज कर सकते हैं। तो उसकी देखभाल इलाज कैसे करना है, तो इसके लिए अगर फीवर यानी कि बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हमें मरीज के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, बुखार कम हो जाएगा। इसके अलावा बुखार की हालत में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें ज़्यादा भोजन खाना चाहिए। मरीज को भरपूर आराम करने देना चाहिए क्योंकि आराम भी जो भी बीमारी हो
उस बीमारी को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। और डेंगू के केस में मरीज के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए उसे खूब पानी पिलाइए। और बाकी जो और तरल पदार्थ हैं जैसे नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, नारियल का पानी हो गया, और ये जो जूसेस होते हैं इनको देते रहने से भी शरीर में पानी की कमी को हम रोक सकते हैं। अब जिक्र करते हैं डेंगू से बचाव के कुछ घरेलू उपायों की। तो घरेलू उपाय तो कोरोना काल में आप लोग इतना तो जान ही चुके होंगे कि जो गिलोय होती है, गुर्ज, अमृता, ये तीनों एक ही नाम है, ये बुखार उतारने में बहुत कारगर है। तो डेंगू के उपाय के लिए भी काफ़ी कारगर है। इसके लिए क्या करेंगे, गिलोय की जो लकड़ी होती है उसका 4 इंच का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 5 के करीब तुलसी के पत्ते और अदरक का पानी में काढ़ा बनाकर मरीज को देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उसमें आप गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। ये बुखार को रोकने और उसको ठीक करने में काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा ये जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी युक्त आहार जो होता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए हमें जो खट्टे पदार्थ हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। उससे भी हमारा जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा एलोवेरा हो गया, उसका जूस, व्हीट ग्रास जूस, ये जो गेहूं के ज्वारे होते हैं इसका जूस, ये भी काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा जो कीवी फल है, ड्रैगन फ्रूट है, बकरी का दूध हो गया, पपीते का पत्ता हो गया, इनके इस्तेमाल के द्वारा भी हम रुधिर में हो रही प्लेटलेट की कमी को पूरा कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि यदि हम पहले से ही सावधान हो जाएं तो ये इलाज से बहुत बहुत बेहतर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और बीमारियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।